आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंट ऑफ सेप। सबसे पहले बात कि एसेंट का मतलब क्या होता है, सेप का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये दो मतलब समझ में आ गए तो आप लोग को बाकी बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। सही है। तो एसेंट का मतलब हमारे पास होता है जैसे असेंडिंग आपने पढ़ा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। मैं द्वारा पढ़ के आएंगे। तो एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, चढ़ना। सही है ना। एसेंट का मतलब होता है चढ़ना, किसी चीज का चढ़ना इज एसेंट। और सेप उस फ्लूइड को कहते हैं, उस लिक्विड को कहते हैं जो कि प्लांट के अंदर होता है। तो सेप इज अ प्लांट लिक्विड, या प्लांट के अंदर हम कह सकते हैं सिंपल वाटर, जो प्लांट के अंदर जो वाटर होता है वो। और एसेंट का मतलब होता है उसका चढ़ना। सही है। सबसे पहले इससे जो पिछला टॉपिक आप पढ़ेंगे, जो कि अब के बार आपका ये 2021 के पेपर में उन्होंने रिड्यूस किया हुआ है, 335 पेज नंबर पे आप लोग को नजर आ जाएगा, जो कि वाटर एंड मिनरल्स अपटेक बाय रूट। तो उसमें यह है कि रूट वाटर एंड मिनरल्स को किस तरह सॉइल से लेते हैं। सही है। अब पहले रूट ने क्या किया, सॉइल से ले लिया, और सॉइल से उसने मिनरल्स ले लिए, सॉइल से उसने वाटर को ले लिया। हम फिलहाल सेप की एग्जांपल लेते हैं, सेप का मतलब वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं। तो वाटर रूट ने क्या किया, सॉइल से वाटर को ले लिया। अब उसको वो एसेंड कैसे करेगा, उसको वो ऊपर की तरफ कैसे भेजेगा, कहाँ पर ऊपर भेजेगा। तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स, हमें ये चीज पता है, एंड ट्रांसपायर्ड थ्रू लीव्स, और वो लीव्स के जरिए ट्रांसपायरेशन होती है। सही है। बिफोर ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन होने से पहले वाटर को कंडक्ट किया जाता है कि वो लीव्स तक पहुंचे। अब लीव्स तक पहुंचाने का की वजह क्या है, तो वजह ये है कि वहां पर जाके वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया सके। सही है। तो दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एब्जॉर्प्टिव सरफेस, एब्जॉर्प्टिव सरफेस हमारे पास क्या है, रूट्स है, क्योंकि रूट उसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। अप टू ट्रांसपायरेशन सरफेस, ट्रांसपायरिंग सरफेस, ट्रांसपायरिंग सरफेस हमारे पास क्या, लीव्स। लीव्स में जो स्टोमेटा होता है वो ज्यादा ट्रांसपायरेशन सरफेस होते हैं। तो लीव्स, रूट से लेकर, रूट्स हमारे पास क्या एब्जॉर्प्टिव सरफेस है, उससे लेकर ट्रांसपायरिंग सरफेस जो कि हमारे पास लीव्स है, वहां तक पानी को लेके जाना अगेंस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी। ये जो हमारे पास ग्रेविटी होती है उसके अगेंस्ट लेके जाना, इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। इसको हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सेप। क्लियर है। डेफिनेशन बहुत आसान है, आप सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखेंगे तब भी आप लोगों को एसेंट ऑफ सेप की डेफिनेशन आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। फिर भी मैंने बता दी, यहाँ से डेफिनेशन है, असल जो डेफिनेशन है वो यहाँ से। The upward movement of water from absorptive surface roots up to transpiring surface leaves against the downward pull of gravity is known as ascent of shape। ये आप लोगों के पास डेफिनेशन जो कि आप लोगों ने लिखनी है। सही है। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन इज द शॉर्टेस्ट इन प्लांट्स लाइक हर्ब्स एंड लॉन्गेस्ट इन केस ऑफ टॉल ट्री। जो हमारे पास छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें तो आसान होता है क्योंकि छोटे छोटे डिस्टेंस होते हैं, उनको कवर करना होता है। लेकिन जो लॉन्गेस्ट ट्रीज है हमारे पास, जो टॉलेस्ट ट्री है, वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस उनको कवर करना पड़ता है। सही है। जैसे यूकलिप्टस वगैरह या रेडवुड ट्री है, इनको जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है उसमें 90 मीटर का डिस्टेंस उनको कवर करना पड़ता है, एंड 90 मीटर इज अ लॉट, बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर भी हमें देखेंगे कि भाई 90 मीटर्स में वो किस तरह फिर उसको वहां पर कैसे उसको 90 मीटर्स तक पानी को पहुंचाएंगे। तो हमारे पास दो एस्पेक्ट्स है जो कि अभी हमने पढ़ने हैं। एक हमारे पास पाथ है ऑफ असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, पाथ हमारे पास है कि कौन से रास्ते से पानी को लेके जाया जा सकता है। एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास है मैकेनिज्म, कि उसका मैकेनिज्म क्या है। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप। एक हमारे पास पाथ, एक हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप। पहले हम पढ़ेंगे पाथ। पाथ में आपने दो चीजें पढ़नी है, मैकेनिज्म में से आप लोगों को पहले से भी पता है लेकिन मैं दोबारा बता दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज है। सही है। रिपीट कर दूं। अच्छा, एसेंट ऑफ सेप हम पढ़ रहे हैं। एसेंट ऑफ सेप का मतलब है लिक्विड का, मतलब जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्टिव सरफेस है। एब्जॉर्प्टिव सरफेस हमारे पास क्या है, रूट्स। रूट्स से लेकर ट्रांसपायरिंग सरफेस यानी लीव्स तक लेके जाना अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है हमें उसको ऊपर लेके जाना, इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। सही है। अब छोटे प्लांट में तो ये आसान होते हैं, जैसे हमारे पास हर्ब्स वगैरह, क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है, इनकी जो लेंथ होती है छोटी होती है, हाइट छोटी होती है, तो इसलिए प्लांट को कम हाइट, वाटर को कम हाइट तक लेके जाना होता है। लेकिन जो टोल प्लांट है, जैसे हमारे पास यूक्लिप्टस है या रेडवुड है, इसमें इनकी जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पानी को बहुत ज़्यादा लेके जाना पड़ता है। कितना, अप टू 90 मीटर हमें पानी को लेके जाना पड़ता है, तो वहाँ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सही है। तो वो हम देखेंगे कि वहाँ पर कैसे पानी को लेके जाया जा सकता है। हम दो चीज़ पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सेप के अंदर। एक हमारे पास है पाथ, कि कौन से पाथ से वो जाता है। सेकेंड उसका मैकेनिज्म, कि उसका मैकेनिज्म क्या है। सही है। तो ये दो चीज़ें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। पहले हमारे पास है पाथ, और आप लोगों को ये पाथ को कवर करना है। सही है ना, इसको छोड़ना नहीं है।
वालेकुम सलाम यूसरा, कोई बात नहीं। अच्छा जनाब, अब हमारे पास है प्लांट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सबसे पहले बात, हमें पता है कि जो वाटर है वो किसके, आप लोगों ने कंडक्टिंग टिश्यूज जरूर पढ़े होंगे, सही है। तो वाटर आप लोगों को पता है कि कंडक्टिंग टिश्यूज जो हमारे पास होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। फिर उसमें जो जाइलम होते हैं, ये जो जाइलम है, जाइलम ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? वाटर को ले जाने के लिए, वाटर को कंडक्ट करवाने के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सही है। अब हमारे पास दो टाइप्स ऑफ वाटर कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, एक वेसल्स कहलाते हैं, एक ट्रेकिएट्स कहलाते हैं। जो वेसल्स होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, और जो ट्रेकिड्स होते हैं वो हमारे पास पोरस होते हैं। क्या होते हैं? पोरस। अगर आप ये देखें तो ये जो बड़े बड़े बने हुए हैं, ये वाला, ये जो बड़ा वाला बना हुआ है, ये 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 तीनों आपके पास ट्रैकेट्स है। क्या है? ट्रैकेट्स। आप देख सकते हैं इसमें जगह जगह परफोरेशन हुई है, ये छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं, ये वाला यहाँ पर, ये यहाँ पर छोटे 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 छोटे, यहाँ पर ये बड़े 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 थोड़े से ना, ये सारे के सारी क्या है? परफोरेशन हुई है, इसके अंदर सुराखदार है। लेकिन जब अब आप इसके एंड देखें, टेपर्ड एंड है, मैं ये पढ़ाऊंगा आप लोग को। और इसको आप देखें तो इसके दोनों एंड्स क्या है? ओपन है। ये वाला एंड भी ओपन है, ये वाला एंड भी ओपन है, इस तरह ये वाला भी ओपन है, ये वाला भी ओपन है, सही है। इसके अंदर भी छोटे छोटे सुराख हुए जिसको हम पिट्स कहते हैं, सही है। तो ये हमारे पास एक वेसल्स खिलाते हैं, एक हमारे पास ट्रैकेट्स खिलाते हैं, तो हमने दोनों को पढ़ने। अच्छा जनाब, नंबर 1 हमारे पास है वेसल्स एंड नंबर 2 हमारे पास ट्रैकेट्स है, वो सेकंड पेज पर है। अब इसमें से आपने कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने, वो मैंने मार्क कर दिए, तो आप लोग की आसानी हो। हमारे पास सबसे पहले याद रखने आप लोगों के थिक वॉल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा थिक वॉल होते हैं। ये जो इस तरफ वाले बने हुए हैं ना, ये वेसल्स है आपके पास, ये आपके पास वेसल्स है। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग याद रहे। और ये जो बाकी है ये ट्रैकेट्स है, यहाँ लिखा हुआ है, सही है, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन चलो ये वेसल्स है। ये हमारे पास थिक वॉल होती है, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, ट्यूब लाइक होते हैं, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ट्यूब की तरह है, सही है ना, लंबे लंबे इस तरह, ये ट्यूब लाइक है, सही है, इस तरह ट्यूब। सेवरल फीट तक होते हैं, सही है। इनकी जो रेंज होती है डायमीटर की, वो 20 माइक्रोमीटर से लेकर 70 माइक्रोमीटर तक है। ये डायमीटर आप लोगों को पता होगा, ये डायमीटर है इसका, सही है। सेवरल फीट तक लंबे होते हैं, और जो इनकी जो डायमीटर होती है वो कितनी होती है? 20 माइक्रोमीटर से लेकर 70 माइक्रोमीटर तक। देयर वॉल्स आर लिग्निफाइड। इनकी जो वॉल्स होती है, जो इनकी वॉल है, इस पर लिग्निन लगा होता है। क्या होता है? लिग्निन। लिग्निन के डिपोजिशन हुई होती है, किसके? लिग्निन की। तो इसको हम लिग्निन में यहाँ पे कहते हैं, सही है। लिग्निन हमारे पास सब्सटेंस है, इसकी डिपोजिशन हुई है इनके वॉल्स के अंदर, तो इसलिए हम इसको लिग्निफाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिग्निफाइड वॉल्स। और परफोरेटेड बाय पिट्स। परफोरेटेड का मतलब होता है सुराखदार, पिट्स का मतलब जो सुराख यहाँ पर बने हुए छोटे छोटे, इनके ऊपर छोटे छोटे यहाँ पर सुराख होते हैं जगह जगह, सही है, बहुत सारे, ये आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर, ये जो बने हुए ना इस तरह पर, ये पिट्स है पूरे के पूरे। At the pit, lignin is not deposited and cell wall is thin made up of cellulose. ये जो पिट्स है जहाँ पर सुराखदार है, यहाँ पर लिग्निन लगा हुआ नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद होना चाहिए। मैंने कहा पूरी की पूरी वॉल जो है ना इसकी जो होती है वो लिग्निन से बड़ी होती है, चारों तरफ होती है। यहाँ पर मैंने सब दो तरफ बनाए, चारों तरफ पूरी की पूरी इनकी जो वॉल होती है उसकी डिपोजिशन हुई होती है, किसकी? लिग्निन की डिपोजिशन हुई होती है। लेकिन जहाँ पर पिट्स है, जहाँ पर सुराखदार है, वहाँ पर लिग्निन की डिपोजिशन नहीं हुई होती, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज पाया जाता है। आप लोगों को पता है इसकी जो वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, सही है। द पिट मैच अप विद पिट्स ऑफ एडजेसेंट सेल सो दैट द सेल कैविटीज आर कनेक्टेड टू एडजेसेंट सेल कैविटी, सही है। ये जो पिट्स होते हैं, ये दूसरे, ये जो समझ लो, ये एक हमारे पास है, इसी तरह एक और यहाँ पर लगा होगा, एक और यहाँ लगा होगा, फिर एक और यहाँ लगा होगा, इसी तरह इसके नीचे लगा होगा, फिर इसके नीचे लगा होगा, इसके नीचे लगा होगा, इस तरह चलते जाओ, सही है। तो ये आपके पास इस तरह का पूरे ट्यूब बन जाते हैं, सही है। जाइलम वेसल्स अराइज फ्रॉम सिलेंड्रिकल सेल्स। अच्छा, मेच्योरिटी होने के बाद द एंड वॉल्स ऑफ दीज सेल्स डिसॉल्व एंड साइटोप्लाज्म कंटेन्स डाई। अच्छा, जब ये मेच्योर हो जाएंगे, देखें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसके बाद फिर हम एक और बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह, फिर एक और बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह, तो ये बहुत सारे बन गए। मेच्योर होने के बाद क्या हो जाएगा कि इसके दरमियान और इसके दरमियान, यानी इसके दरमियान और इसके दरमियान, ये जो वॉल आपको नजर आ रही है ये वाली, ये क्या हो जाएंगे? ये खत्म हो जाएगा, ये जो है ना साइटोप्लाज्म कंटेंट्स डाई हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब ये बीच से खाली हो जाएगा। तो अब आपको ये दो जो नजर आएंगे ना वो इस तरह नजर आएंगे, ये पूरे के पूरे दो सैलाब इस तरह कंटिन्यूस नजर आएंगे। इसी तरह इसके नीचे वाले जो दो है वो भी कंटिन्यूस नजर आएंगे। फिर जब मेच्योर हो जाएंगे मजीद तो ये वाला भी खत्म हो जाएगी बीच से, तो अब आपको ये पूरी की पूरी एक ट्यूब की तरह नजर आने लग जाएगी, सही है। Thus a continuous duct is formed for better route for long distance transport, एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो एक पूरी की पूरी ट्यूब बन गई हमारे पास, सही है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 10 टाइम फास्टर देन ट्रेकिएट्स। इसके अंदर जो पानी का जो फ्लो है वो 10 टाइम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है, तो ज्यादा पानी जा सकता है।
वेसल्स आर, अच्छा पाए कहाँ जाते हैं, तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट जो अंदर पाया जाता है, सही है। हमने जो पढ़े थे चैप्टर नंबर 9 के अंदर, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म वगैरह जितने भी हमने पढ़े थे, ब्रायोफाइट, ट्रेकियोफाइट्स की जो आखिरी क्लास थी उसके अंदर, तो उसके अंदर जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो वेजल्स पाए जाते हैं। क्लियर है, ये हमारे पास वेजल्स हो गए। सेकंड बात हम करते हैं ट्रेकिड्स के। ट्रेकिड्स के यहीं पर डायग्राम बनी हुई है, लंबे लंबे होते हैं, इनके जो एंड्स होते हैं, ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये टेपर्ड होता है, सही है। ये वेसल भी डेड होते हैं, ये वेसल भी डेड होते हैं, और ये जो ट्रैकेट्स होते हैं ये भी डेड होते हैं। वेसल भी हमने कहा लिग्निन लगा होता है, ट्रैकेट्स के अंदर भी लिग्निन लगा होता है, सही है। अब यहाँ पर देखें, इनकी जो डायमीटर है वो 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, सेवरल मिलीमीटर इन लेंथ होते हैं, सेवरल मिलीमीटर, और ये आपके पास कहते हैं सेवरल, कहाँ लिखा था, फीट, सही है, कुछ फीट तक होते हैं, ये सब कुछ मिलीमीटर तक होते हैं। ये डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है वेसल से, कि इनकी एंगुलर वॉल्स होती है, इनकी जो वॉल्स होते हैं वो एंगुलर होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं, इनके एंड जो होते हैं वो टेपर्ड एंड होते हैं, टेपर्ड एंड, और एक टेपर्ड एंड जो है ना वो दूसरे के ऊपर लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक बनाया, सॉरी, ये मैंने एक बनाया, अब यही जो है ना ये किसी एक के ऊपर दूसरे के ऊपर चढ़ा होगा, सही है, तो इस तरह ये एक और हो गया, इस तरह यहाँ पर बीच में जाके मजीद एक और बनाओ, तो इस तरह एक दूसरे के ऊपर ये टेपर्ड एंड एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होंगे, सही है। तो एक का टेपर्ड एंड ओवरलैप किया होगा दूसरे के ऊपर, सही है। तो वन टेपर्ड एंड ऑफ वन सेल ओवरलैप टेपर्ड एंड्स ऑफ अदर सेल, बहुत आसान लिखा हुआ यहाँ पर। लाइक जाइलम वेसल दे आर डेड, डेड होते हैं, और थिक होते हैं, लिग्निन लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं, वही जो मैंने बताया लिग्निन की डिपोजिशन हुई होती है। देयर वॉल्स आर परफोरेटेड, इनके वॉल भी परफोरेटेड होते हैं, स्मॉल होल्स को जिसको हम पिट्स कहते हैं। ये जो मैंने यहाँ बताया था ना, ये देखा आप लोगों को नज़ारे में का, ये स्मॉल होल्स होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पर पिट्स होते हैं, और यहाँ पर लिग्निन की डिपोजिशन नहीं हुई होती, ये मैंने बता दिया, सही है। फिर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं इसके, एक सिंपल होते हैं, एक बॉर्डर्ड होते हैं। सिंपल, द पिट्स इन द क्रॉस वॉल्स कनेक्टेड अपर ट्रेकिड्स विद लोअर एंड लोअर वन, थ्रू दीज पिट्स वाटर मिनरल्स फ्लो, सही है ना। बस यहाँ पर जो पिट्स लगे होते हैं, बीच में जो पिट्स लगे होते हैं, वो अपर वाले को नीचे वाले से कंडक्ट कर रहे होते हैं। आसान है, यहाँ पर पिट्स होंगे, यहाँ पर पिट्स होंगे, तो इस वाले को इससे कंडक्ट कर रहे होंगे, इस वाले को इस वाले से कंडक्ट कर रहे होंगे, इसके बीच में जो पिट्स लगे हुए होंगे। थ्रू दिस पिट्स वाटर मिनरल जो है वो फ्लो करेंगे एक ट्रेकेट से दूसरे के पास। कहाँ पाए जाते हैं, फर्न्स के पास और कॉनिफरस के पास। कॉनिफरस जिम्नोस्पर्म की क्लास है, और फर्न्स आपके पास एंजियोस्पर्म के, मेरे ख्याल में जो चौथी क्लास है जो हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, वो है, सही है। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, वहाँ पर ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना कि एंजियोस्पर्म के अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर हमारे पास वेसल्स पाए जाते हैं। ट्रैकेट्स कहाँ पाए जाते हैं, फर्न्स और कॉनिफरस के अंदर पाए जाते हैं। दोनों डेड होते हैं, दोनों में लिग्निन की डिपोजिशन हुई होती है, दोनों की आपको मिलीमीटर याद कर लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, 30 मिली माइक्रोमीटर है, और यहाँ पर ये 20 से 70 माइक्रोमीटर है। किसी में ज़्यादा पानी कंडक्ट होते हैं तो वेसल में ज़्यादा पानी कंडक्ट हो रहा होता है, बस इतना ज़्यादा, और दोनों परफोरेटेड होते हैं, सही है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं करिएगा, जितना आप लोग याद हो सके उतना फिर लिख दीजिएगा। ये हो गया। फिर हमारे पास सेकंड चीज़ आती है मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप, कि अब ये मैकेनिज्म किस तरह परफॉर्म होता है, किस तरह पानी ऊपर चढ़ता है। तो दो तरीके होते हैं, एक कहलाता है, दो थ्योरीज थे हमारे पास, एक कहलाता है पुश फ्रॉम बिलो, कि उसको नीचे से पुश किया जाता है, पानी को नीचे से पुश किया जाता है, एक वो के पुल फ्रॉम अबव, के ऊपर से खींचा जाता है, सही है ना। अगर पानी है यहाँ पर नीचे रूट्स के अंदर, ये रूट्स है मेरे पास, ये मेरे पास प्लांट है, और ये प्लांट के फॉर एग्जांपल ये लीव्स है, सही है। बस चलो ये लीव्स हो गई, जैसे भी है, अब डायग्राम नहीं देखिएगा। अच्छा जनाब, ये हमारे पास पानी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हुआ है रूट्स के अंदर। अब इसको वहां तक चढ़ाना है, यहाँ रूट्स तक लेकर और लीव्स तक लेकर आना है, सही है, हमने यही बात की थी। अब दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि भाई आप यहाँ से धक्का दो, इसको पुश करो नीचे से, तो ये पानी ऊपर चला जाएगा। एक वो हो सकता है कि आप ऊपर से खींचो उसको, तो ये दो तरीके, एक होता है पुश फ्रॉम बिलो, नीचे से पुश करना, एक है पुल फ्रॉम अबव, ऊपर से पुल करना। तो जो पुश फ्रॉम बिलो है इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। दो किस्म की थ्योरी है, सही है। एक हमारे पास है रूट प्रेशर थ्योरी जो कि पुश फ्रॉम बिलो, नीचे से खींचना। एक हमारे पास है पुल फ्रॉम अबव, जो जिसको हम कहते हैं एडिशन कोहेजन थ्योरी। क्या कहते हैं, एडिशन कोहेजन थ्योरी। और इसका एक और नाम होता है ट्रांसपायरेशन पुल। क्या नाम होता है, एक और नाम होता है ट्रांसपायरेशन पुल, ये दो नाम होते हैं इसके, सही है। चले जरा, अब हम पहले डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पुश फ्रॉम बिलो। पुश फ्रॉम बिलो, रूट प्रेशर थ्योरी। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट थे,
इनका नाम था स्टीफन हेल्स। क्या नाम था? स्टीफन हेल्स 1727 के अंदर। इसने क्या किया, मैं यहाँ पर कहाँ पर बनाऊँ, चले यहीं पर बना लेते हैं। मैं 1 मिनट बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा जनाब, हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था स्टीफन हेल्स। इसने क्या किया देखें, ये मेरे पास पोर्ट रखा हुआ है, पोर्ट के अंदर यहाँ से ये दरख्त ऊपर जा रहा है, सही है, रूट ऊपर, पानी वो ऊपर जा रहा है, प्लांट ऊपर जा रहा है। अब आप देखें, स्टीफन हेल्स था, साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन हेल्स। 1727 में इसने पुश फ्रॉम बिलो या रूट प्रेशर थ्योरी दी थी। अब इसने कहा क्या था, यहाँ पर ये हमारे पास क्या स्टेम है, ऊपर जाके फिर लीव वगैरह होंगे। अब इसने क्या किया, इस पोर्ट के अंदर पानी डाला, वाटर आ गया। अब आपको पता है जैसे आप लोग भी पानी देते होंगे, अब पानी दिया, पानी यहाँ से क्या करेगा, चढ़ना स्टार्ट करेगा, रूट से क्या करेगा, पानी चढ़ना स्टार्ट करेगा। अब इसने क्या किया, इसने इस स्टेम को यहाँ से काट दिया, इसने स्टेम को बीच से क्या कर दिया, काट दिया। अब उसने देखा, अब मैं अगर इसको काटूं फिर इसको यहाँ ऊपर से देखूं, ये मेरी आंख के फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये मेरे पास गोल नजर आएगा, सही है। अब मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो ऊपर उसने ये देखा कि पानी की कतरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उसको क्या नजर आ रहा है, पानी की कतरा है, और वो पीछे से कोई इसको पुश कर रहा है इस तरह, और वो पानी के कतरे यहाँ पर ऐसा ऐसा बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह इसने थ्योरी दी जिसका नाम था पुश फ्रॉम बिलो। उसने ये कहा कि भाई नीचे से इसको कोई पुश कर रहा है, इस पानी को नीचे से कोई पुश कर रहा है, क्योंकि मैं तो लीव्स वगैरह काट दिए यहाँ से, फिर भी पानी यहाँ से बाहर आ रहा है, सही है। तो उसने ये थ्योरी दी जिसका नाम है पुश फ्रॉम बिलो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इफ द स्टेम ऑफ वॉल वाटर, हमने वाटर दे दिया, प्लॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट है, उसको हमने वाटर दिया, फिर उसको हमने कट किया लिटिल अबव द सॉइल, पानी सॉइल से थोड़ा सा ऊपर, जो कि हमने यहाँ पर कट किया, सही है। द कट एंड exudes water for some time, suggesting that there is a force pushing water up to the stem from roots। यही हमने कहा कि पानी कट करने के बाद उसने देखा कि भाई कुछ ना कुछ पानी वहां से बाहर आ रहा है, तो उसने ये कहा कि भाई नीचे से इसको कोई जो ना पुश कर रहा है, और वो पुश कौन कर रहा होगा, रूट्स कर रहे होंगे, नीचे से कौन कर रहा होगा, रूट्स कर रहे होंगे, सही है, फ्रॉम रूट्स। इस फोर्स को उसने कहा रूट प्रेशर, और उसको डिस्कवर किया था स्टीफन हेल्स ने। अकॉर्डिंग टू हेल्स, this force could be responsible for rising water to a height of 6.4 मीटर। अब इसने कहा कि ये जो फोर्स है ये पानी को 6.4 मीटर तक अब लेके जा सकती है, सही है। He also observed that pressure develops at certain times of pressure। अच्छा इसको छोड़े, रूट प्रेशर विच इज एक्टिव प्राइमरी नाइट, ये ज्यादातर नाइट के अंदर होता है। इज कॉल्ड बाय द कंटिन्यूड एक्टिव एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस बाय द रूट्स क्योंकि आयंस जमा होते हैं एट अ प्लांट एट टाइम्स व्हेन ट्रांसपायरेशन फ्रॉम लीव्स इज वेरी लो, जब बहुत ज्यादा कम होता है। ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह, देखें। आपने सुना होगा ट्रांसपायरेशन के बारे में, जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ट्रांसपायरेशन अभी सेकंड जो थ्योरी है वो ट्रांसपायरेशन के बारे में होगी, और ट्रांसपायरेशन बहुत आसान है। ये जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं ग्यूटेशन। क्या कहते हैं, ग्यूटेशन। ये हम सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर के अंदर भी है, सही है, तो याद रखिएगा ये। अब हमारे पास जो लीव्स होती है, लीव्स, इनके जो बिल्कुल मार्जिन होते हैं, इनके जो आखिरी, जो फॉर एग्जांपल मैं लीव बनाता हूँ, इस तरह का एक लीव है मेरे पास। अब इस लीव का जो आखिरी कोना होता है, ये जो टिप्स होती है, इसको हम कहते हैं हाइडाटोड्स। क्या कहते हैं, हाइडाटोड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप लोग अगर गांव वगैरह में गए हैं या फिर कहीं पर देखा हो, तो सुबह सुबह अगर आप या किसी आपने सुबह सुबह के घास वगैरह में वॉक वगैरह कर रहे हो, तो घास गीली होती है, बहुत ज्यादा गीली होती है। और अगर आप देखो तो वहाँ पर पूरे के पूरे वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं वहाँ पर। तो वो क्यों होते हैं, वो इसी ग्यूटेशन की वजह से होते हैं, जिसको हम ग्यूटेशन कहते हैं ना, इसी की वजह से होते हैं। और वही रूट प्रेशर थ्योरी होती है। क्यों कि नीचे से पानी आता है, ट्रांसपायरेशन रात में नहीं होती, क्योंकि ट्रांसपायरेशन के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, जो कि हम दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे। तो रात में ट्रांसपायरेशन नहीं होती, लेकिन पानी कंटिन्यूस आ रहा है। तो जब वो पानी आ रहा है नीचे से, अब उसको तो निकालना भी है, वरना एक्सेस वाटर जो होता है वो नुकसानदेह होता है। तो अब वो क्या करता है, इसके अंदर लीव्स के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसको हम हाइडाटोड्स कहते हैं। इसके जरिए वाटर के पूरे पूरे ड्रॉपलेट्स को निकालता है, पानी के पूरे पूरे कतरे को निकालता है, जो कि हमें सुबह के वक्त नजर आ रहा होता है, सही है। तो ये है रूट प्रेशर, आल्सो कॉल्ड ग्यूटेशन। The extrusion of water droplets can be seen on the tips of grass blades and leaf margin of small herbaceous dicot plants। आप लोगों ने देखा होगा जो घास वगैरह होती है, सही है। During night time
व्हेन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज वेरी लो, ट्रांसपायरेशन का रेट बिल्कुल नहीं होता क्योंकि सनलाइट नहीं है। द रूट प्रेशर पुशेस जाइलम स्टेप इनटू शूट सिस्टम, जो रूट प्रेशर होता है वो क्या करता है, जाइलम से पानी को निकाल के शूट तक लेके जाता है। मोर वाटर एंटर्स लीव, इस तरह मोर वाटर जाता है लीव्स के अंदर, सही है ना। यहाँ से रूट पानी दे रहा है स्टेम के अंदर, स्टेम से वो कहाँ जा रहा है, लीव्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो मोर वाटर एंटर्स लीव्स, लीव्स के अंदर पानी गया, देन इज ट्रांसपायर्ड, और ट्रांसपायर्ड हो नहीं रहा, तो पानी अंदर ज्यादा जा रहा है लीव्स के अंदर और ट्रांसपायर्ड कम हो रहा है। तो जो एक्सेस वाटर होगा, वाटर उसको फिर है ना फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उसको फिर निकाला जाता है ओपनिंग के जरिए, जो कि लीव्स के अंदर मौजूद है, जिसको हम हाइड्रोथोट्स कहते हैं, सही है। तो वो भी क्या करती है, इसको पूरा का पूरा खींच रही होती है पानी को, रूट प्रेशर थ्योरी इसको भी कहते हैं, सही है। While root pressure is a demonstrated fact, it seems unlikely it can account completely for upward conduction of water in xylem because it rises water up to few meters only. जैसे हमने बात की यहाँ पर कि भाई 6.4 मीटर तक लेके जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकती। तो समझ में तो आ रहा है कि चलो भाई ये थोड़ी बहुत थ्योरी समझ में आ गई कि पानी को ऊपर खींचा जा सकता है। लेकिन हमने बात की कि भाई जैसे हमारे पास बड़े बड़े प्लांट्स थे, अभी हमने पीछे बात की उसकी कहाँ पर वो 90 मीटर्स तक होते हैं, तो वहां पर कौन खींच रहा होगा भाई। तो सिर्फ और सिर्फ इसका जो मैक्सिमम लेंथ जिसने बताया 6.4, चलो हम ज्यादा कर लेते हैं, 10 मीटर तक कर लेते हैं, लेकिन इससे आगे कैसे होगा। उंजला सिंह सर ग्यूटेशन रिपीट कर देता हूँ मैं, सही है। ग्यूटेशन हमारे पास ऐसे ट्रांसपायरेशन होता है ना, इसी तरह ग्यूटेशन का प्रोसेस होता है जो कि रात के वक्त होता है। रात के वक्त क्या होता है, ट्रांसपायरेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी जो रूट होता है, पानी आपने जैसे रात के वक्त दिया रूट्स को पानी प्लांट को, अब वो रूट्स के जरिए ऊपर जाएगा, रूट्स उसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ धकेलेगा, पानी को ऊपर की तरफ पुश करेगा। अब पानी तो जा रहा है, वो पहले जाएगा जाइलम के अंदर, जाइलम से शूट के अंदर से फिर वो कहाँ जाएगा, लीव्स के अंदर जाएगा। लीव्स के अंदर तो पानी मुसलसल आ रहा है, लेकिन ट्रांसपायरेशन तो नहीं हो रही, क्योंकि ट्रांसपायरेशन दिन में हो रही होती है ज्यादातर। अब ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही, पानी फिर भी आ रहा है, तो इसमें पानी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो पानी नुकसानदेह है प्लांट के लिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कोई भी चीज एक्सेस हो जाती है तो नुकसानदेह हो जाती है। तो उस वक्त क्या कर रहा होता है प्लांट के, उसके जो लीव्स होते हैं उसके बिल्कुल टिप्स के ऊपर, मार्जिन के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोथोट, सही है, ओपनिंग्स होती है छोटी छोटी, उसके जरिए पूरे के पूरे वाटर के ड्रॉपलेट्स को निकाल रहा होता है वो, सही है। अगर आप सुबह सुबह किसी घास वगैरह के ऊपर हाथ पे रहना तो आपको पता चल जाएगा वो पूरा का पूरा गीला हो रहा होता है, वो जो घास होती है पूरी की पूरी गीली हो रही होती है, तो वो इसी की वजह से हो रही होती है, सही है। तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई रूट प्रेशर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फ्यू मीटर्स तक लेके जा सकती है। तो भाई कुछ कोई और भी अल्टरनेट होगा ना, तो कोई और अल्टरनेट मैकेनिज्म भी होना चाहिए, क्योंकि जो टॉल ट्रीज है वहां तक तो पानी नहीं जा रहा, वो रूट प्रेशर इतना प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा कि वो वहां तक लेके जा सकें। तो इसके लिए हमारे पास एक और थ्योरी जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल। दो फैक्टर्स होते हैं, एक हमारे पास है ट्रांसपायरेशन विच जनरेट्स पुलिंग फोर्स, और दूसरा हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी है, एक हमारे पास एडिशन, एक हमारे पास कोहेसिव है, सही है ना। एडिशन कोहेसिव थ्योरी यही होती है हमारे पास, ओके। अच्छा जनाब, अब क्या करूं मैं। आज से माइक बंद करें, जज़ाकल्लाह। अच्छा जनाब, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्स की और एडिसिव फोर्स की। चलें मुझे जल्दी से बताएं आप लोग को कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स के बारे में पता है नहीं पता। एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा जनाब मैं बता ही देता हूँ, चलिए छोड़े। सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है इसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम कोहेसिव कहते हैं, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं एडिसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर मैंने लिया, गिलास लिया मैंने, इस गिलास के अंदर मैंने पानी डाला, सही है, पानी डाला, वाटर मैंने डाला। अब जो पानी के आपस में जो फोर्स होगी, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो आपस में पकड़ के रखे होते हैं, वो आपस में जो फोर्स होगी उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और जो पानी का कंटेनर के साथ जो फोर्स है, अगर मैं यहाँ बना वाटर का मॉलिक्यूल ये मैंने बना लिया, तो इन वाटर के मॉलिक्यूल का आपस में भी जो है ना कुछ फोर्स होगा उस, क्योंकि जब मैं पानी को पोर करूंगा, बाहर को गिराऊंगा, जब एक मॉलिक्यूल गिरेगा तो उसके साथ ये पीछे वाला मॉलिक्यूल भी आएगा, फिर उसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल भी आएगा, फिर ये वाला भी आएगा, फिर ये वाला भी आएगा। तो इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स है, ये कोहेजन होती है। और इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स का इन कंटेनर, ये जो वॉल है इसके साथ भी फोर्स, इसके साथ क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं एडिसिव फोर्स। क्या कहते हैं, एडिसिव फोर्स। क्लियर है। तो ये कोहेसिव और एडिसिव फोर्स हमारे पास ये हो गया। अच्छा जनाब,
अब हमारे पास जो ट्रांसपायरेशन होती है वो क्या होती है? ट्रांसपायरेशन हमारे पास जो सनलाइट होती है वो आती है, सनलाइट गिरती है, जो सनलाइट कहाँ पर होती है? अच्छा, सनलाइट आती है, सनलाइट आई, वो क्या करेगी? पानी को अब ट्रांसपायर करती है। एक्सेस जो वाटर होता है उसका एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से निकल जाना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हम इससे आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। तो उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है कि लूज ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म, सही है ना? अभी जो हमने बात की थी ग्यूटेशन में, उसमें पूरे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में था, ट्रांसपायरेशन में वेपर फॉर्म में होती है। एरियल प्लांट्स ऑफ प्लांट जिसको हम लीव्स कहते हैं, उससे पानी का निकल जाना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। दिन में हो रही होती है ट्रांसपायरेशन, सही है? अब देखें ये थ्योरी क्या कहती है। एडिशन इज, अच्छा हमने बात की एडिशन और कोहेसिव से हमने बात कर ली, सही है? टुगेदर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एडिसिव, और सेम मॉलिक्यूल का हम कहते हैं सेम मॉलिक्यूल के जो काइंड होते हैं उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ये दोनों हो गए, कोहेजन और एडिशन हो गया हमारे पास। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर गिव राइज टू प्रॉपर्टी ऑफ कोहेसिव, ये भी हमने बात कर ली कि भाई वाटर के दरमियान जो फोर्स होती है वो कोहेसिव फोर्स होती है। इट आल्सो गिव्स वाटर अ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ डिफाइंस द एबिलिटी टू रेजिस्ट द पुलिंग फोर्स द covering water molecule in xylem vessel from a continuous। अच्छा चलें इसको छोड़ लें, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। अच्छा जनाब, ये हमारे पास पोर्ट है, यहाँ से ये प्लांट ऊपर जा रहा है, स्टेम ऊपर जा रहा है, और आगे जाके ये लीव है हमारे पास, है ये लीव। सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते। अब देखें दिन के वक्त क्या रहा होगा, ये लीव है, सही है ना? इस लीव, अब हमारे पास सनलाइट पड़ती है, जब सनलाइट पड़ती है तो वो इन प्लांट के ऊपर जब पड़ती है, इनमें जो वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो सेल्स होते हैं वहां पर पड़ते हैं। वो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर से पानी होता है, हमें पता है भाई पानी आया, वो होते हैं नीचे यहाँ पर, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का सेल है, सही है? यहाँ पर पानी आया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट सेल से पीछे हमारे पास एक और सेल है, इससे पीछे एक और सेल है, इस तरह के सेल्स जनरेट हुए होते हैं। और फिर आखिर में जाके ये हमारे पास पूरा का पूरा जाइलम है, और जाइलम से नीचे हमारे पास रूट्स है। क्या है? रूट्स के सेल्स आ गए। ये मैंने ये पूरा का पूरा ये जनरेट ये मैंने बना दिया, ये वाला, ये जो पूरा का पूरा पाथवे है वो मैंने यहाँ पर सेल के शक्ल में बना दिया। ये क्लोरोप्लास्ट का सेल है, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट से पीछे वाला सेल है, ये उससे पीछे वाला सेल है, ये पूरा का पूरा जाइलम है, सही है? ये हमारे पास रूट सेल्स है, और यहाँ पर ये पीछे का पानी का बाहर का पानी है, सही है? वाटर है। अब होगा अब क्या, जब सनलाइट पड़ेगी वो क्या करती है, यहाँ पर जो एक्सेस वाटर है उसको यहाँ से बाहर निकालेगी। किसके जरिए? स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा के जरिए ये वाला जो पानी है, ये पानी का जो कतरा है ये बाहर चला गया, क्लियर है? ये पानी का जो वाटर वेपर है ये बाहर चला गया। अब इसके पीछे जो वाटर का, ये जो वाटर का पानी, वाटर का एक और मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, इसके और इसके दरमियान मैंने कहा कौन सी फोर्स होती है? कोहेसिव फोर्स होती है, सही है? ये यहाँ से बाहर गया। अच्छा, इसके पीछे एक और वाटर का मॉलिक्यूल होगा, इसके पीछे एक और वाटर का मॉलिक्यूल होगा, इस तरह करते करते बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होंगे। ये मैं सारा बना लेता हूँ यहाँ तक, ये यहाँ तक मैंने रूट्स तक बना लिए। अब देखें ये जो स्टोमेटा पानी, अच्छा ट्रांसपायरेशन हो रही है, ट्रांसपायरेशन किस तरह हो रही है? सनलाइट आ रही है, सनलाइट इस क्लोरोप्लास्ट सेल पर पड़ रही है, यहाँ से जो पानी है वो बाहर गया स्टोमेटा के जरिए। अब ये जब ये बाहर जाएगा ये वाला मॉलिक्यूल, तो ये क्या करेगा, इस वाले मॉलिक्यूल को एक एक स्टेप आगे बढ़ा देगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल आगे आगे आ जाएगा। तो इस तरह करते करते ये सारे मॉलिक्यूल एक एक स्टेप क्या हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा बन रहा है ये क्या है, ये आपके पास एडिशन कोएफिशिएंट पुल बन रहा है, सही है ना? टेंशन बन रही है, ये जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ना, एडिशन कोहेजन टेंशन या ट्रांसपायरेशन पुल बन रहा है। ये पूरा का पूरा एक पुल कर रही है, ट्रांसपायरेशन को क्या कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ। ट्रांसपायरेशन से पानी ऊपर जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सारे के सारे मॉलिक्यूल में खिंचाव पैदा हो रहा है, और वो सारे के सारे मॉलिक्यूल आगे जा रहे हैं। अब देखिए ये आखिरी हमारे पास जो रूट्स है इसकी बात करते हैं, ये तो आपको ऊपर समझ में आ गया। चले जनाब, हमने बात कर ली यहाँ से पानी ऊपर गया, अब रूट्स के अंदर पानी अंदर कैसे आएगा, बाहर से अंदर कैसे आएगा। अब देखें रूट्स के अंदर ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसको हम रूट्स कहते हैं, और एक हमारे पास बाहर का कंटेनर है, सही है? ये हमारे पास एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर वाटर है, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स मौजूद है, और रूट से कुछ वाटर के ड्रॉपलेट बाहर चले गए, मतलब वो आगे जा रहे हैं, सही है ना? वो यहाँ से यहाँ आगे निकल गए। अब यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, यहाँ पर पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है रूट्स के अंदर, क्योंकि पानी जो है ऊपर चला जाता है, तो वाटर रूट्स के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। क्या कहते हैं हम, हाइपरटोनिक। यहाँ पर सोल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो, ऐसे को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। और ये जन इसका इन्वर्स होता है, यहाँ पर ये हाइपरटोनिक है, ये वाला हाइपरटोनिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
सॉल्वेंट ज़्यादा है और सोल्यूट कम है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होगी, ऑस्मोसिस होगी, जो कि मैंने कल पढ़ाया था। पानी जो है ना हायर इन्वायरमेंट से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी रूट्स के अंदर, और इस तरह ये पूरे का पूरा पुल जो है ना काम कर रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल। तो ये जितने भी टॉल ट्रीज है जो कि हमारे पास 100 मीटर तक आ जाते हैं, उसके अंदर ये ट्रांसपायरेशन पुल ही काम कर रहा होता है। सही है। तो इसको फिर आप पूरा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा का पूरा, एडिशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक वाटर, ये पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है। सही है ना। तो ये आप लोग मतलब पढ़ लीजिएगा। ये सनलाइट के बारे में भी यहाँ पर लिखा होगा, सनलाइट राइजेस टेम्परेचर ऑफ लीव्स, वाटर बिगिंस टू एवापोरेट फ्रॉम मॉइस्ट सॉल्ट्स ऑफ मेसोफिल सेल, जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वहां से पानी निकलने लग जाता है, और इस तरह ये पूरे का पूरा लूज ट्रांसपायरेशन पुल जो है क्रिएट होता है। सही है। इसको फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर क्लास का एंड हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके पहले पहले हम ये एंड कर दें। सही है। अच्छा जनाब, ये पूरा हो गया। तो ये हमारे पास दो चीज़ें थी। अच्छा, आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मुझे बतानी है, जो क्लास पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टू ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट डू नॉट यूज देयर मेटाबॉलिक एनर्जी। प्लांट अपनी एनर्जी कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। जैसे हम पानी को चढ़ाते हैं ना मोटर के जरिए, हम वहाँ पर ज़रूर वहाँ पर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडिशन और कोविजन और जो एपोरेटिंग इफेक्ट है सनलाइट का, वही रिस्पॉन्सिबल होता है अपवर्ड मूवमेंट के लिए। सही है। इसलिए एसेंट ऑफ शेप को हम सोलर पावर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर पावर्ड। यहाँ सोलर एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। सोलर पावर्ड होता है। क्या होता है? सोलर पावर्ड। यहाँ पर एक क्लास एंड करते हैं। आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गई। ये पूरा एसेंट ऑफ शेप है, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया तो बता रहे